दोस्तों, आज पेश है दोस्त की कुर्बानी। ये एक और चित्र है दोस्तों। दोस्तों, दोस्त की कुर्बानी। दोस्त और दुश्मन में आपने ये कहानी पढ़ी? नहीं पढ़ी तो इससे अगली ही कॉमिक्स डाल रखी है, उसमें आप पढ़ सकते हो। आगे की प्रस्तुत आगे की कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। उधर चारू एक रात फिर सपना दिखाई दिया। आप कब आओगे नाथ? लगता है आप हमें बिल्कुल भूल बैठे हैं। बच्चों और माँ की राह देख देख कर आप फिर ही चले आइए नाथ, वरना हम आपके वियोग में दम तोड़ देंगे। ओ बापू, बापू तुम कब आओगे? हम पत्थर हम पत्थर तो पेट भर खाना भी नहीं मिलता। बेटा चारू, तुम तुम चले जाओ। चारू बेटा तुम चले जाओ। अब मैं घर का बोझ उठाने में असमर्थ हूँ। हम सब दाने दाने के मोहताज हैं। यदि सिर न आए तो हम सब जल्दी ही भूख से दम तोड़ देंगे। चले आओ बेटा, चले आओ। और दुखद सपना देखकर चारू चीखता हुआ उठा, माँ, कमला। ओह, मैंने यह कैसा भयंकर सपना देखा है। मेरी माँ, मेरी बीवी सब भूखे से बिलख रहे हैं। घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। सभी मौत के कगार पर खड़े हैं, मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निसंदेह ही मेरा सपना झूठा है। मैंने शामलू को बहुत सारा धन देकर अपने घर भेजा है। वो फिर भला भूख के क्यों मरेंगे? ओह, मुझे उसी बेकार बातों में नहीं सोचने चाहिए। फिर शामलू कुछ ही दिनों में वापस लौट आएगा। फिर परिवार की सारी खैरियत मालूम हो जाएगी। यह सोच चारू पर सो गया। लेकिन स्वामी, आप लौट आइए, वरना हम किसी को भी शकल देख नहीं पाओगे। चारू को नींद खुल गई। उफ, फिर वही बुरा सपना। हे ईश्वर, अब नींद का नामो निशान कर घबराहट हो रही है। जब भी मैं सोता हूँ मुझे ऐसे ही बुरे सपने सपने आते हैं। शामलू को भी यह गए 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। नहीं वह घर नहीं वह घर नहीं पहुंचा भी या नहीं। अब तो स्वयं जाकर गांव जाना होगा, वरना ऐसा न हो कि शामलू लौटने का इंतजार के चक्कर में मेरा पूरा परिवार अपने प्राण त्याग दे और मेरा सपना सच हो जाए। वैसे भी शहर में अधिक रहकर क्या करूँगा? काफ़ी धन कमा लिया है। मेरे जीवन पर बैठकर खाऊंगा। मेरी बीवी बच्चे के लिए कम नहीं पड़ेगा। फिर कभी न कभी तो घर जाना ही होगा। हमेशा के लिए शहर शहर में आने के लिए थोड़े ही आया था, और कल ही मैं अपने घर वापस लौटने की तैयारी करता हूँ। पता नहीं बीवी बच्चे किस अवस्था में होंगे। मन ही मन निश्चय कर कर चारू फिर बस्तर पर लेट गया और अपनी आंखें मूंद कोसों दूर नींद कोसों दूर नामो निशान था। मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ माँ, मैं लौट रहा हूँ। कमला, तुम लोग परेशान न होने की कोई ज़रूरत नहीं। और दो दिन और 2 दिन में ही चारू अपना सारा माल सस्ते दामों में बेच दिया। क्या बात है सेठ, अपने इतने सस्ते दामों में अपना सारा कपड़ा क्यों बेच रहे हो? अपने परिवार से पिछले वर्षों हो गए हैं भाई, इसलिए घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ओह, और अपना व्यापार का सारा लेन देन भी उनने कुछ ही दिनों में निपटा लिया। और अपना व्यापार बंद करने के साथ साथ अपनी दुकान भी एक व्यक्ति को 2000 स्वर्ण मुद्राएं में बेच दी। चाहे तो रकम गिन लो चारू भाई। एक इंसान हूँ, मुझसे भूल चूक हो सकती है। मैं तुम्हें हिसाब किताब पर हमेशा भरोसा है सेठ चमन लाल, इसलिए रकम गिनने की आवश्यकता नहीं समझा। अच्छा, मैं चलता हूँ। और जिस समय चारू धन घर पहुंचा तो उसके समय 4000 स्वर्ण मुद्राएं का ढेर पर बैठा मुद्राएं गिनती कर रहा था। मैं चारू मैं चारू को इतना धन एकत्रित
जिस समय चारू घर पहुंचा उस समय चारू जिस समय चारू के घर पहुंचा उस समय चारू स्वर्ण मुद्राएं के ढेर पर बैठा मुद्राएं गिन रहा था। चारू ने इतना धन एकत्रित कर लिया, हे भगवान, इतने सारे धन की कल्पना भी नहीं कर सकता। और नमस्कार मित्र चारू। ओह रामलू, तुम मेरे दोस्त, तुम कब लौट कर आए? आओ आओ मित्र, तुम ठीक समय मौके पर आए। यदि तुम आज न आते तो मैं कल यहाँ ना पाते। मैं समझा नहीं मित्र, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? अरे भाई, मैं अपना व्यापार समेट कर अपने गांव जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ओह ओ भगवान का लाख लाख धन्यवाद, मैं वक्त रहते यहाँ पहुँच गया, वरना चारू और बच्चे अकेला गांव में यह चारू का बच्चा अकेला ही गांव पहुँच जाता और मेरा सारा भांडा फूट जाता। तुम किस सोच में डूब गए मित्र? तुमने बताया नहीं मेरा परिवार कैसा है, सब कुशल है मंगल है? अरे हाँ मित्र, सब कुशल है। ढेर सारे स्वर्ण मुद्रा पाकर तुम्हारी माँ और बीवी बहुत प्रशंसा हुई। आह, यह सब सूचना देकर तूने मेरे सिर का एक बड़ा बोझ हल्का कर दिया मित्र। आओ इन मुद्राओं को गिनवाओ, मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चारू सामड़ू की मुद्राएं गिनवाने लगा। काश यह धन मेरा होता। चारू, किस्मत मुझसे ज़्यादा तेज है, वरना सब कुछ पाकर भी कंगाल का कंगाल न रहता। और कुछ देर बाद मित्र, गिनी हुई मुद्रा 50,316 है और 60,372, यानी कुल 1 लाख से अधिक है। चारू, तुम तो कमाल कर दिया। इतना धन तुमने व्यापार में काफ़ी मुनाफा कमाया है। हाँ मित्र, यह सब तुम्हारी मदद और ईश्वर की कृपा है। गांव जाकर ही धन का ज़मीन और मकान खरीदूंगा, बाकी जीवन शांति से गुजारूंगा। लेकिन चारू लेकिन चारू, इतना सारा धन एक साथ ले जाना उचित नहीं है। मार्ग में चोर डाकुओं का भी भय है। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन धन के साथ तो ले ही जाना होगा। यहाँ छोड़कर जाया नहीं जा सकता। अब तक धूर्त शामलू के मन में चारू को लूटने का एक योजना बना ली। अतः सिर दी बोला, दोस्त, मेरे दिमाग में एक उपाय है। क्यों ना इन सारे धन को बराबर मूल्य के रत्न खरीद लो और इतनी सारी दुकान मुद्राएं का बोझ ढोने की समस्या खुद ब खुद हल हो जाएगी। क्या वाह, क्या उपाय है, तुमने खूब सुझाया है, मैं ऐसा ही करूँगा। और चारू उसी समय धन लेकर एक जोहरी के पास पहुंचा। अरे चारू, आइए आइए, पधारिए सेठ, भाग्य धन्य भाग्य हमारे जो हमारे पधारे। बस भाई बहुत हो गया प्रशंसा। सुनो भाई करमचंद, मैं तुम्हारे पास एक ज़रूरी काम से आया हूँ। अरे भाई, हुक्म करो, हम तुम्हारी हर सेवा करने के लिए तैयार हैं। कहो कैसे आना हुआ? भाई, मुझे 1,10,680 स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य के वाली रत्न चाहिए। बोलो, क्या तुम्हारे रत्नों का प्रबंध इसी समय कर सकते हो? क्यों नहीं, अभी हाजिर करता हूँ। क्यों, लेकिन बात क्या है? भाई, मैं अपने गांव जा रहा हूँ, रास्ते में डाकुओं को इतना धन छिपा कर नहीं ले जाना मुश्किल है होगा, इसलिए। ओह, समझ में आ गया। तुम बैठो, मैं रत्न ला कर अभी लाता हूँ। वो चारू अपनी स्वर्ण मुद्राएं वाली पोटली जोहरी को दे दी और पोटली को लेकर जोहरी भीतर चला गया। और कुछ ही देर बाद लौटा तो उसके एक हाथ में मखमली थैली थी, थमी हुई थी। लो भाई चारू, तुम्हारे लिए कीमती रत्न ले आया हूँ, यह देख लो, चाहे परख भी सकते हो, बिल्कुल असली रत्न है। वाह। चारू जोहरी को रत्न लेकर थैली में भर लिए, फिर उठता हुआ बोला, सुनो भाई करमचंद, जितना जितना तुम्हें मुझ पर विश्वास है, उससे ज़्यादा मुझे तुम पर विश्वास है। अच्छा, मैं ये इजाज़त दो, ईश्वर ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। मुझे तुम मुझे हमेशा याद आते रहोगे मित्र चारू। और घर पहुंचकर चारू ने रतन शामलू को दिखाए। आह, कितने सुंदर एवं कीमती रतन है। चारू, निस्संदेह ही हम इन्हें छुपा कर सुरक्षित अपने साथ घर ले जाएंगे। शामलू, मैंने एक फैसला किया है, गांव जाकर मैं तुम्हें भी अपने व्यापार में हिस्सेदार बना लूँगा, लेकिन तुम जैसे अच्छे दोस्त मुश्किल से ही नसीब होते हैं। यह तुम्हारी महानता है मित्र। वैसे मैंने तुम्हारी मित्रता के काबिल कहा हूँ। अच्छा,
इन बातों को छोड़ो, चलो खा पी कर गाँव जाने की तैयारी करो। तुम ठीक कहते हो, तुम मुंह हाथ धो, मैं इन रत्नों को संभाल कर रखता हूँ। और चारों रत्नों को एक संदूक के में सजे कर रख दिया और उसके बाद दोनों खा पी कर सफ़र की तैयारी करने लगे। और दूसरे दिन चारू के साथ गांव की ओर रवाना हो गए। मित्र, न जाने क्यों मुझे ये शहर छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा है। ऐसा ऐसा होता है मित्र, आखिर तुम 8-9 वर्ष इसी शहर में काटे हैं। और ऊपर से शामलू बोला, कुछ रात रात था बोला कुछ रहा था जब मन एक भयानक योजना बनाने लगा था। 2 दिन बाद मार्ग में जब बियाबान जंगल पड़ेगा, वहीं चारू का रतन हथियार ले लूँगा और इसे मौत की घाट उतार दूंगा, वरना गांव में पहुंचकर यह अपनी माँ पत्नी को सारी हकीकत का पता चलेगा तो यह मुझे जेल भिजवा बिना नहीं रह मानेगा। और 2 दिन बाद जब मार्ग में पड़ने वाले जंगल में पहुंचे, मित्र तारू, दिन ढलने वाला है, शाम का सफ़र करना उचित नहीं होगा, हमें अभी रात गुजारने के लिए सुरक्षित स्थान की तलाश करनी चाहिए। ठीक कहते हो, मैं भी यही सोच रहा था। और वे दोनों सुरक्षित स्थान पर देखकर पड़ाव डाल डाल लिया और अलाव जला लिया ताकि जंगली जानवर वहाँ न आ सके। और दोनों भोजन करने बैठ गए। भोजन करने के बाद मित्र, शामलू, यह बड़े ज़ोरों से नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा, तुम सो जाओ। तुम सो, मैं चहलकदमी करने के बाद मैं शायद कुछ ज़्यादा ही खा लिया है। ठीक है, किस्मत भी मेरी भी शायद मेरा साथ दे रही है। और सिर दी वह चारू के खराटे गूंजने लगे। अब सो गया, अब मुझे अपना काम करना चाहिए। और शामलू ने चुपचाप संदूक खोला, रत्नों की थैली बाहर निकाली। ये रत्न मेरे हो गए, अब बस किसी तरह चारू को ठिकाने लगाना है। लेकिन मैं इसे उस मैं लेकिन मैं उसे मारूंगा कैसे? मेरे पास तो कोई अस्त्र भी नहीं है। यदि उसका गला दबा मारने की कोशिश करता हूँ तो वह शरीर में मुझसे कम ताकतवर नहीं है। कहीं वह मुझे ही दबोच न लिया तो गुड़ गोबर हो जाएगा। मुझे इसे मारने के लिए कोई और तरकीब इस्तेमाल करनी होगी। फिलहाल तो मुझे मारने का इरादा उचित होगा। वैसे भी रतन की चोरी हो जाने पर इतनी जल्दी चल पता नहीं चल पाएगा। उसके बाद उसके बाद शामलू रत्नों की थैली अपने वस्त्रों में संदूक छिपा ली और संदूक पर ताला लगाकर चुपचाप चारू की बगल में आ लेटा। काश इस समय मेरे पास कोई अस्त्र होता तो मैं झट से इसे इसी वक्त मुक्ति पा लेता। मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो सब कुछ जानबूझते हुए घर से कोई अस्त्र आदि नहीं लेकर चला। और फिर शामलू चारू की मौत की योजना बनाता हुआ उस रात करवटें बदलता रहा। और सुबह होने पर, चारू मित्र उठो, सुबह हो गई है। और जल्द ही चारू की नींद टूटी। आह, कितनी गहरी नींद सोया था, कभी नहीं सोया। मुझे इस तरह की सुखद नींद पहले कभी नहीं आई। यह तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन चलने की तैयारी करो, जंगल में ज़्यादा देर रहना उचित नहीं होगा। और कुछ देर बाद दोनों पुनः घोड़ा गाड़ी पर सवार हो गए और गांव की तरफ चल पड़े। और कुछ दूर जाने के बाद, उप मित्र चारू, मुझे बड़ी जोरों से प्यास लगी है, किंतु इस बियाबान जंगल में भला पानी कहाँ मिलेगा? इस जंगल पार एक जंग हाँ, जंगल पार पश्चात जरूर पानी का उपलब्ध हो जाएगा। तब तक मुझे मुझे ध्यान आया, रास्ते में आते वक्त मुझे जंगल में एक कुआं दिखाई दिया था। बस उसी कुएं पर मुझे प्यास बुझाएंगे। वैसे जंगल अब कुछ ही देर में ख़त्म होने वाला है। ठीक है, वैसे भी ईश्वर का शुक्र है जंगल में हमारे साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। इसके बाद वे दोनों मध्य खामोशी छा गई। लेकिन शामलू मन ही मन भयंकर योजना बनाने लगा। यदि चारू को मैं अपने कुएं में धकेल दूँ तो वह इसे अच्छी तरकीब कोई दूसरी नहीं हो सकती। कुआं सुनसान स्थान पर है, चारू की मदद के लिए कोई नहीं आएगा और कोई मदद के लिए नहीं आएगा। तब तक चारू
काल का ग्रास बन चुका होगा। अंत में जंगल पार करते ही, देखो सामलू, बहरा कुआं, देख रहा हूँ मित्र। अब हम दोनों जी भरकर पानी अपनी प्यास मिटाएंगे। चारू ने घोड़ा गाड़ी कुएं के पास रोकी और नो दोनों नीचे उतरे। आह, देखो सामलू, ईश्वर ने हमारी मदद कर रहा है। कुएं मुंडेर पर रस्सी और बाल्टी भी पड़ी है। वाह भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब चारू इस कुएं में धकेल के तमाम रत्न को हासिल किए किसी झंझट का बिना किसी झंझट के मालिक बन जाऊंगा। ठहरो, मैं पानी खींचता हूँ। ठीक है। और चारू जैसे ही चारू ने कुएं से बाल्टी फेंकी, पानी देख बाल्टी देखने के लिए झुका। सामलू ने उचित अवसर देखकर भरपूर शक्ति से धक्का दिया। छपाक। सामलू मेरे दोस्त, तूने क्या किया? जल्दी ही मुझे बाहर निकालो। हाँ हाँ, नहीं, तुम्हारी कब्र किसी कुएं में अच्छी लगेगी। क्या मतलब? क्या तुमने मुझे मारने के इरादे से जानबूझकर धक्का दिया है? तुम बिल्कुल ही ठीक समझे दोस्त। तुम्हें मुझे आज तक नीचा दिखाया है, मेरी गरीबी का उपहास उड़ाया है। आज मैंने तुम्हें उससे बदला ले लिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अलविदा। सामलू, तूने तो तो यदि तूने मेरी जान लोगे तो मैं तुम्हें अपना सारा धन दे दूंगा। हाँ 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 हाँ, तुम मुझे क्या धन दोगे? तुम्हारा सारा धन तो वैसे ही मेरा है। भगवान, बस भगवान, अब तेरे यही प्रार्थना है कि जब तू जिंदा रहे तुम्हारी मदद के लिए कोई ना आए। इतना कहकर और सामलू घोड़ा गाड़ी हाँक दी। हे ईश्वर, यह तूने किस गुनाह की सज़ा दी? सामलू के साथ साथ कभी बुरा नहीं किया। और लेकिन चारू की किस्मत अच्छी थी कि संयोग से कुछ देर बाद घायल बूढ़ा वहाँ से गुजरा और आहट पाकर सुनकर कुएं में चिल्लाया, अरे कोई ऊपर खींचो, कोई मदद करो मेरी, कोई मदद करो, मुझे कुएं से बाहर निकालो। और उस सवर को उस घायल बूढ़े ने आगे बढ़कर कुएं में झाँका। वहाँ चारू को देखा। बेटे, मैं बुरी तरह घायल हूँ, मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है मैं तुम्हें बाहर निकाल सकूँ, फिर भी कोशिश करके देखता हूँ। और उसने बूढ़े ने घायल बूढ़े ने अपनी पगड़ी खोली और कुएं में लटकाई। तुम इस पगड़ी को सिर पकड़ लो और ऊपर आने की कोशिश करो। इतना कहकर बूढ़ा घायल मुंडेर पर पीठ टिकाकर बैठ गया और बूढ़े हाथों ने कसकर पगड़ी का दूसरा सिरा पकड़ लिया। उधर पगड़ी का सिरा हाथ में आते ही चारू ऊपर चलना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों बाद बूढ़े जमीन पर लुढ़का देख चारू ने उसकी ओर लपका और सारा देकर बैठाते हुए बोला, मेरा नाम चारू है श्रीमान, मेरे प्राण बचाए, यह एहसान मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बात बाद में होगी, पहले आप से प्यास पानी के प्यास से मेरी जान निकल रही है। आह, अभी लीजिए बाबा। और चारू ने पानी खींचकर बूढ़े को पानी पिलाया के बाद, बेटे, यदि तुम मुझे घायल बूढ़े को मेरे निवास तक पहुंचा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे जीवनदाता हैं, आपकी सेवा करना मेरा प्रथम कर्तव्य बन जाता है। आइए, मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। उप तुम बहुत नेक हो बेटे, तुम्हारे बारे में जानने की मेरी इच्छा बढ़ गई है, कहकर चारू ने अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और चारू उसे लेकर उसकी बताई दिशा पर चल पड़ा। बेटा, मेरा निवास स्थान यहाँ से काफ़ी दूर है। यदि तुम इस बीच अपने बारे में बता दो तो मेरी उत्सुकता कुछ कम हो जाएगी। तो सुनिए बाबा, कहकर चारू ने बूढ़े को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। चारू के बारे में सब कुछ जानकर बाद बूढ़ा बोला, बेटा, तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए चिंता मत करो, ईश्वर ने पूरा भरोसा रखो। जो जो
वह जो भी करता है भले के लिए करता है। तुम देखना एक दिन अपने किए का फल भुगतेगा। और कुछ देर बाद चारू बूढ़े को लेकर निवास स्थान पर पहुंचा। उसका निवास स्थान देख कर चौंका। अरे बाबा, यह तो किसी लुटेरे डाकू गिरोह का अड्डा मालूम पड़ता है। तुम ठीक कह रहे हो बेटे, यह डाकू यह डाकुओं का अड्डा है। मैं डाकुओं का सरदार हूँ। मेरे गिरोह के सारे साथी कल एक डकैती में डालने गए हुए थे। मुझे मैं सिर्फ अकेला ही जीवित बचा हूँ। अरे नहीं, यह क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। खैर, आप आपने मेरे बारे में बाद मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। पहले मेरे जख्मों पर मरहम पट्टी कर दो। देखो, दवाई थैले में रखी होगी। और चारू ने बूढ़े के बताए थैले में दवा निकाल कर पट्टी निकाली और उसकी मरहम पट्टी करने लगा। बूढ़ा काफ़ी रहस्यमय मालूम पड़ता है। लगता है इसने अपना परिचय दिया, वह झूठ है या सच। चारू ने बूढ़े की काफ़ी सेवा और श्रद्धा की, जिसके बाद बूढ़ा कुछ दिनों में अच्छा हो गया। बेटा अब तुम कुछ बेटा, मुझे जो कुछ मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे इससे बदले में तुम जो चाहो तुम्हें देना चाहता हूँ। बदले में मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। आओ मेरे साथ जी। और बूढ़ा चारू को लेकर दूसरी गुफा में पहुंचा और कुदान लेकर जमीन खोदने लगा। यह युवक वही है जिसकी मुझे वर्षों से तलाश थी। वह सच्चा नेक और सच्चा मित्रता को सम्मान करने वाला मनुष्य के हृदय प्रसन्न और सही अर्थों में मेरी संपत्ति का असली हकदार है। पता नहीं यह वृद्ध मुझसे क्या रहस्य उजागर करने वाले हैं। सिर दी, यह लो बेटे, यह तुम्हारा इनाम है। यह स्वर्ण मुद्राएं व जेवरों से भरे 2 कलश। देखो, देख क्या रहे हो बेटे, इन कलशों को निकालो। इसमें इतना धन किसी कपड़े में बांध कर आज ही तुम सारा धन तुम्हारा हुआ। परंतु परंतु कुछ नहीं, यह तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा कमाया हुआ धन है, डकैती का नहीं है। तुम्हें सौंप कर इसे तीर्थ स्थान पर जाना चाहता हूँ। बूढ़े द्वारा बहुत समझाने पर, ठीक है बाबा, आप नहीं मानते तो मैं धन ले लेता हूँ। शाबाश, यही हुई ना बात। चलो अब इस धन को समेटो और अपने घर वापस जाओ। अच्छा बाबा। चारू अब सारे धन को एक गठड़ बनाता है और बूढ़े से इजाज़त लेता है। बाबा, मुझे विदा करने से पहले एक छोटी सी जिज्ञासा शांत कर दीजिए। पूछो। हाँ पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, असलियत में क्या आप सचमुच डाकू हो? हाँ। क्या तुम डाकू ब्रज सिंह का नाम सुना है? हाँ सुना है। वह बहुत दुर्गत दुर्ख्यात दिवसी और महाराज से उसके सिर पर बहुत बड़ा इनाम घोषित कर रखा है। तो सुनो, मैं वही डाकू ब्रज सिंह हूँ। क्या? चौंकते हुए उसे चौंकता देख, बेचारे, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मैं ब्रज सिंह के मेरे 5 साल डाकू ब्रज सिंह को मेरे 5 साल बीत चुके हैं। 5 साल बीत चुके हैं। खैर, यह नेक इंसान है, चुनौतियों का सामना करने और मेरे बहुत काम आएगा। मुझे मुझे इसी के मध्य से राजा उग्रसेन को दी चुनौती को गलत साबित करना है। बेटे चारू, मेरे विचार से तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा परिचय जान चुके हो, इसलिए तुम जाओ। से ईश्वर ने चाहा तो मुलाकात होगी। जी जी जी। और चारू ने कुछ सोचकर बूढ़े के विषय में ज़्यादा पूछताछ करना उचित न समझा। धन का गट्ठर उठाकर बाहर अपने गांव की तरफ चल पड़ा। वह चला गया। अब मुझे राजवीर तुम तक क्यों नहीं आया? वह तो चला गया, परंतु राजवीर अभी तक क्यों नहीं आया? और तुरंत किंतु जैसे ही वह चारू नज़रों से ओझल हुआ तो एक घुड़सवार प्रकट हुआ। प्रणाम गुरुदेव। ओह, तुम आ गए राजवीर, लेकिन तुम्हें इतनी देर कैसे लगा दी? मैंने मैंने उस युग को दूर से
जाने की प्रतीक्षा कर रहा था गुरुदेव, क्योंकि आपकी आज्ञा थी जब थी कि मैं उस युवक के सामने ना आऊँ। ओह ठीक, हाँ ठीक है। अब तुम एक काम करो, उस व्यक्ति को कैद कैद कर राजा उग्रसेन के पास पहुंचना है। उस व्यक्ति तुम्हें उस व्यक्ति को कैद कर राजा उग्रसेन के पास पहुंचाना है, और मैंने सब कुछ भुल्लर रत्न और सारा धन उसे दे दिया है। धन तुम्हारे इस कार्य में तुम्हारी मदद करेगा। राजवीर उसी समय वृद्ध की इजाज़त लेकर उस घोड़े पर से चल पड़ा और जिस दिशा में चारू गया था। राज राजवीर उस राज्य के राजा को विशेष गुप्तचर था, लेकिन किसी कारणवश वह वृद्ध के साथ मिल गया था, क्योंकि वृद्ध का कार्य सब गुप्त होते हुए भी वह राजा की भलाई के लिए था। क्योंकि वृद्ध का यह कार्य गुप्त होते हुए भी उस राजा की भलाई के लिए था, और राजवीर एक अन्य रास्ते से होकर एक स्थान पर एकत्रित सैनिक दस्ते के पास पहुंचा। मित्र, अभी एक व्यक्ति मार्ग में संदेहजनक अवस्था में जाते देखा है, उसे घेर कर उसकी तलाशी लेना है। अवश्य श्रीमान। और कुछ देर बाद ही जब चारू उस मार्ग में होकर गुजरा, पकड़ लो सैनिकों इस व्यक्ति को, रुक जाओ अपने स्थान पर। और इससे पहले कि चारू को समझ पाता, सैनिकों ने उसकी पोटली खोलकर उसमें धन प्राप्त कर लिया, जिसमें कुछ बहुमूल्य रत्न भी थे। सच बताइए पाजी, यह बहुमूल्य रत्न तुम्हारे पास कहाँ से आए? इतना सारा धन तुम कहाँ से डाका मार कर लाए हो? मैंने कोई चोरी नहीं की, कोई डाका नहीं मारा, बल्कि यह सारा धन मुझे एक दयालु सरदार ब्रज सिंह ने दिया है। बकवास बंद अपनी बकवास बंद कर अपनी बकवास। महाराज तुझे सजा देंगे, तू सब कुछ सच सच बोल देगा। पता नहीं ईश्वर ने कैसी परीक्षा ले रहा है। सैनिकों ले चलो पाजी को राजमहल में। जो आज्ञा श्रीमान। और इस तरह राजवीर ने चारू को अपनी चारुता से कैदी बनाया और दरबार में प्रस्तुत किया। महाराज इस व्यक्ति के पास से राजगुरु जी के रत्न के साथ ढेर सारे जवाहरात भी प्राप्त हुए हैं, जबकि हम राजगुरु जी के कई वर्षों से खोज रहे हैं। यह व्यक्ति का कहना है कि यह सारा धन डाकू ब्रज सिंह ने दिया है, जिसे 5 वर्ष से भी ऊपर हो चुके हैं। इसकी बात से यह जाहिर होता है यह झूठ बोल रहा है, और इसी ने राजगुरु को मारकर इसका धन प्राप्त किया है। हमें भी यही संदेह है महाराज। ठीक है, इसे कैद खाने में डाल दो और पूरे देश को डंडोरा पिटवा दो कि आज से 15 दिन बाद राजगुरु के संदेहात्मक हत्यारे का फैसला करूंगा, और वास्तव में वह दोषी है या नहीं। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों ने राजवीर को चारू को लेकर वहां से चले गए। उसके जाते ही गुरुदेव, मैं आपकी चाल समझ गया हूँ। आज मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ कि मैं आपसे हार गया हूँ, लेकिन अब मेरी इस चाल से आपको स्वयं हमारे सामने प्रकट होना होगा। और राजवीर, चारू को जिस कोठरी में बंद किया गया, चारू तुम जिंदा हो? अरे रामलू, तुम इस अवस्था में? और रामलू तुरंत ही चारू के पैरों में गिर पड़ा। बू, मुझे क्षमा कर दो मित्र, मैंने लोभ में पड़कर तुम्हारे प्राण लेने की कोशिश की। मैंने तुम्हें सच्चे मित्र दोस्त को विश्वासघात किया। मुझे माफ़ कर दो मित्र, मुझे माफ़ कर दो। बू, माफ़ कर दो। अरे भाई, पाँव पकड़कर दोस्ती को क्यों लज्जित कर रहे हो? उठो, मुझे बात बताओ क्या है। चारू ने रमालू को उठाकर पहले उसे गले लगाया, फिर पूछा, हाँ अब बताओ कि तुम किस जुर्म में यहाँ तक पहुँचे हो? मैंने तो राजा से हाँ तो बताओ कि तुम किस जुर्म में यहाँ तक पहुँचे? मैंने तो राजा से राजा से तय था कि किसी से तुम्हारी शिकायत नहीं की।
मुझे ये पाप हो गया था, मुझसे मेरा पाप ही यहाँ खींच कर लाया है मित्र। तुम्हारे कारण यहाँ नहीं आया, बल्कि पापी धन के कारण यहाँ आया हूँ जिसने तुम्हें मुझे हड़पा था। जब मैं कुएं में धकेल कर गाँव की ओर जा रहा था, सैनिकों ने मुझे चोर डाकू समझकर पकड़ लिया। और चूंकि मैंने उस समय रत्नों के बारे में सैनिकों को सही नहीं बताया बताया था, इसलिए तुम मुजरिम समझकर उस कैद खाने में डाल दिया। और भगवान जाने मुझे क्या सज़ा मिले। वैसे मैं चोरी की सज़ा हमारे देश में मौत है। चिंता मत करो दोस्त, मैं मरते मरते भी तुम्हें बचा जाऊंगा। मरते मरते यह तुम क्या कह रहे हो मित्र? ऐसा क्या किया है तुमने? अरे, तुमने यह तो पूछना भी भूल ही गया, तुम यहाँ किस जुर्म में बंदी हो? उत्तर में चारू समालू को अपनी आप बीती बता दी। और सुनकर शामलू के चेहरे पर सन्नाटा खिंच गया। हे ईश्वर, चारू जैसा नेक इंसान यह कैसा मजाक कर रहा है? तू नेक इंसान अपने साथ मेरे द्वारा इतना जुल्म होने पर भी मुझे बचाने की सोच रहा है, जबकि तू इस बेगुनाह को मौत की घाट उतारने के लिए तैयारी कर रहा है। और अगले दिन नगर में गांव-गांव में ढिंढोरा पीटा जाने लगा। सुनो सुनो नगरवासियों, हमारे राजगुरु की हत्या अभियोग में पकड़े गए व्यक्ति को जीवन मृत्यु का फैसला महाराज स्वयं आज से 15वें दिन शाही मैदान में करेंगे। अतः आप सब फैसला सुनने के लिए आमंत्रण है। एक भीड़ में सम्मिलित एक बूढ़ा भी उस मुनादी को सुन रहा था। चारू को कुएं से बाहर निकाला था और अपनी योजना अनुसार बंदी भी बनवाया था। तो महाराज ने वास्तव में न्याय अन्याय में न्याय कर पाएंगे। खैर, 15वें दिन यही जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखूंगा। और 15वें दिन सुबह पूरा शहर में शाही मैदान में खचाखच भरा था। प्रधानमंत्री जी विचाराधीन कैदियों के साथ साथ राजगुरु के उस कथित खूनी को भी हमारे सामने मैदान में पेश किया जाए। ठीक है, उन दोनों की को ही पेश करूंगा। जो आज्ञा महाराज। इस कथित खूनी चारू तथा शामलू नामक एक चोर को विचाराधीन कैदी हैं। शीघ्र ही चारू शामलू के शाही मैदान में लाया गया। इस व्यक्ति चारू ने हमें जिस खंडर के बारे में बताया था वहाँ भी खोज कराई, लेकिन वहाँ हमें कोई नहीं मिला। अतः गुरुदेव भी मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जब भी प्रकट हो जाएं, वरना एक बेकसूर मारा जाएगा। और कुछ क्षण चुप्पी के बाद राजा पुनः बोलना आरंभ किया। इन दोनों कैदियों में एक खूनी है, दूसरा चोर है। चारू नाम व्यक्ति हमारे राजगुरु की हत्या और लूटपाट के जुर्म में पकड़ा गया है, और शामलू नाम का दूसरा व्यक्ति चोरी करने के अभियुक्त में पकड़ा गया है। और हमारे राज्य में कानून है, चोर को डाकू खूनी के लिए एक ही सज़ा है, वह है मौत। अतः हम इन दोनों अपराधियों को सजाए मौत का हुक्म देते हैं। ठहरिए राजन। फिर गुस्ताख ने हमें बीच में टोकने की हिम्मत की है, सामने आए। यह गुस्ताख मैं हूँ राजन। गुरुदेव, अरे गुरु जी आप। हाँ राजन, यह मैं हूँ, राजगुरु हूँ। ओ गुरु जी, आप जानते हैं कि आपके जीवन पाकर कितना जीवित सुकुशल देखकर हमें कितनी प्रशंसा हो रही है। मैं जानता हूँ राजन, और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। इधर इस वृद्ध को देखकर चारू भी चौंक उठा। अरे मित्र शामलू, यह तो वही वृद्ध है जिसने मुझे धन देकर विपत्ति में डाला था। क्या कहते हो? यह तो राजगुरु है। यह बात मेरी समझ में से बाहर है कि राजगुरु होते हुए भी इन्होंने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया। और उधर आप इस आसन पर पधारिए राजगुरु। अवश्य राजन, मगर पहले आप चारू को आज़ाद कर दे का आदेश दीजिए, क्योंकि वह निर्दोष है और मैंने ही उसे आपकी आंखें खोलने के लिए फंसाया था। कहकर वृद्ध राजगुरु ने राजा की सारी बात बता दी। और सुनकर राजा बोला, मैं पहले ही इस चाल को समझ गया था गुरुदेव, इसलिए तो इस मामले को लाने के लिए इसे दोषी घोषणा लाने के लिए ऐसी घोषणा की थी।
ठहरिए, मैं अभी चारू को आज़ाद करने के लिए सैनिक से कहता हूँ, लेकिन सैनिक चारू को आज़ाद कर दो और इस शामलू को सबके सामने फांसी दे दो। नहीं महाराज नहीं, ऐसा न्याय नहीं मत कीजिए। माँ शामलू मेरा मित्र है, इसने चोरी नहीं की, बल्कि यह रत्न प्राप्त हुए हैं, यह मैंने इसे दिए थे, फिर पता नहीं यह क्यों सच्चाई आपसे छिपाई। ओह ओह, तो यह चारू का भी मित्र है। इसने धन का लोभ अपने प्राण लेने की कोशिश की और कुएं में धकेल दिया था। लेकिन कितना महान है यह मित्र चारू, विश्वासघातक मित्र को उसका धन हड़पने हड़पने और जान लेने की कोशिश की। इसी की वह झूठ बोलकर जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और कुछ क्षण सोचने विचारने के बाद राजगुरु ने राजा चारू और शामलू के विषय में सब कुछ बता दिया और बोला, राजन, इन दोनों को बंधन मुक्त करवा दीजिए, यहाँ बुलाइए। मैं चारू जैसे इंसान एवं एक मित्र के रूप में गले लगाना चाहता हूँ। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। और जब चारू ने शामलू को राजा के आदेश पर बंधन मुक्त किया तो राज सिंहासन को सामने आया गया तो राजगुरु ने चारू को अपने सीने से लगा लिया। चारू मेरे बेटे, आज तुम एक दोस्त के रूप में गले लगाने के हुए मुझे अपार प्रशंसा हो रही है। यह जानते हुए भी शामलू दोषी है। तुमने एक बार अपनी दोस्ती उस पर कुर्बान कर दी। तुम सच सच बार बार प्रणाम करने लायक हो। मैं तुम्हारी इस दोस्ती कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे कहने पर तुम्हारा मित्र शामलू भी अवश्य आज़ाद होगा। और राजगुरु के आग्रह पर राजा ने शामलू को भी क्षमा कर दिया। तब चारू राजगुरु से पूछा, राजगुरु कृपा अब यह मेरी एक शंका समाधान कीजिए। पूछो मित्र। दरअसल मैं यह जानना चाहता हूँ कि एक जगह पर आपने मुझे कुएं से निकालकर मेरे प्राण बचाए, दूसरी तरफ मुझे पकड़वा कर आखिर यह चक्कर क्या है। मित्र, यह एक लंबी कहानी है। खैर, तुम्हारी उत्सुकता शांत करने के लिए तुम्हें यह सब विस्तार से बताता हूँ। दरअसल मैंने राजन से कहा था कि हमारे देश में गुप्तचर विभाग बड़े कार्य में काफ़ी कमज़ोर है, समक्ष है और असमक्ष है। यह बहुत सी कमियां हैं। कभी समय रहते उन्हें दूर किया गया तो एक दिन हमारे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यह बात तय है कि किसी देश की सुरक्षा का दामोदार गुप्तचर विभाग पर ज़्यादा निर्भर करता है। यदि किसी देश के गुप्तचर विभाग मजबूत और उन्नतशील होता है तो उसकी अंदरूनी ताकत को कोई नहीं दुश्मन छिन भिन नहीं कर सकता। लेकिन राजन, मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, अतः उनकी अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए मैंने यह चेतावनी देकर भूमिगत हो गया कि अपने गुप्तचर विभाग द्वारा मुझे खोज कर दिखाए। अतः मेरी अंत में मेरी बात सत्य साबित हुई। गुप्तचर विभाग की खामियां महाराज के सामने आ गई और कई वर्षों तक खोजबीन के पश्चात भी हमारा गुप्तचर विभाग मुझे अकेले नहीं खोज पाया। उसके बाद एक दिन जब मैं घायल था तो तुमने मेरे नेक इंसान से मिला। तभी मेरे दिमाग में एक योजना आई। उस योजना के अनुसार मैंने तुम्हें चोरी में अभियुक्त में पकड़वाया और राजन तक पहुंचा दिया। लेकिन उन्होंने मेरी चाल समझी और उन्होंने सजा देने के बहाने मुझे सामने लाने का मजबूर कर दिया। ओह, तो यह है सारी कहानी। हाँ मित्र, यही है सारी कहानी। मुझे विश्वास है कि हमारे बुद्धिमान महाराज देश के गुप्तचर विभाग को पूरी तरह समक्ष और मजबूत बनाने के नहीं चूकेंगे। निसंदेह गुरुदेव, जब हमारा गुप्तचर विभाग एक आदमी को वर्षों में नहीं ढूंढ सकता तो दुश्मनों को दल को क्या ढूंढ पाएगा। मैं इस विभाग को आज ही मजबूत बनाने में जुट जाऊंगा और अपनी कार्य प्रणाली पर सुधार करूंगा। इस बार राजा चारू और राजगुरु को धन के साथ खजाने से भी बहुत सारा धन देकर विदा किया। चारू जैसे व्यक्ति की वजह से अब तक इस दुनिया में मित्रता कायम है राजन, वरना शामलू जैसे व्यक्तियों के कारण दोस्ती का नामो निशान अब तक खत्म हो जाता। आप ठीक कहते हैं गुरुदेव। और गांव पहुंचकर शामलू ने चारू की माँ को सब कुछ सच सच बता देकर माफ़ी मांग ली और चारू को सारा धन
उसे लौटा दिया। उसके बाद दोनों मित्र आनंदपूर्वक जिंदगी बिताकर रहने लगे। भी तक तक जिया और शामलू के तन चारू भी तब तक जिया। उसने शामलू के तन मन धन से खूब मदद की और दोनों की दोस्ती ऐसी पूर्णांग हुई कि दोनों की दोस्ती मिसाल बन गई। समाप्त दोस्तों। कैसी लगी बताना।